नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको डॉक्टर आशा पांडे जी की पुस्तक चबूतरे का सच में से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपनों के बीच। गर्मी में झुलसता मई का महीना, जीवन मरण के बीच झूलती अम्मा। सबको खबर कर दी गई थी कि अम्मा अब नहीं बचेंगी। ये शायद उनकी अंतिम बीमारी होगी। बेटे एवं बहू सभी अलग अलग शहरों से आकर इकट्ठा हुए हैं। अम्मा की ख्वाहिश थी कि अपनी अंतिम सांस अपने पुरखों के पुश्तैनी मकान में लें। इसलिए कुछ दिन पहले उन्हें गांव पहुंचा दिया गया। तबीयत अधिक बिगड़ी तो परिवार के अन्य लोग भी आ गए। न डॉक्टर, न अस्पताल, न कोई दवा। मौत की आहट से चौकन्ना ठेल ठेल कर बीतता हुआ एक एक दिन। जिस खटिया पर अम्मा को लिटाया गया है वह तनिक गहरी है। अम्मा खटिया में धंस सी गई हैं। घर के लोगों के साथ गांव की महिलाएं भी अम्मा को घेरे बैठी हैं। किसी को कोई बहुत जरूरी काम याद आ भी जा रहा है तो वह घर जाकर जल्दी से उस काम को निपटा कर लौट आ रही हैं। अंतिम दर्शन की बेला, न जाने कब अम्मा के प्राण पखेरु उड़ जाएं। वहां एकत्र कुछ महिलाएं अम्मा के स्वभाव का बखान कर रही हैं तो कुछ अम्मा के भाग्य को सराह रही हैं। भगवान ऐसे ही पूत सबको दे। पुश्तैनी मकान तर गया। जहां ब्याकर डोली आई थी वहीं से अर्थी उठे। क्या यह कम भाग्य की बात है? और यह सब किया बेटों ने। यह गांव तो कब का छूट गया था अम्मा से। लायक बेटे थे जो बात मानकर यहाँ ले आए, नहीं तो डपट कर बैठा देते वहीं कि अब कौन लाद कर तुम्हें गांव पहुंचाए। और क्या इतना बड़ा परिवार, अंतिम बेला में सब साथ, अम्मा की इच्छा का इतना ध्यान। अम्मा आसक्त है किंतु सबकी बातें सुन समझ रही हैं। उनके चेहरे के भाव विचित्र हैं, कुछ जाने कुछ अनजाने। जीवन से गहरी निराशा उनकी आंखों से छनकर बाहर बही आ रही है, जैसे कहना चाह रही हो कि जिंदगी से थक कर दम तो मैंने कब का तोड़ दिया था, अब तो यहाँ सिर्फ सांसें छूटेंगी। बारी बारी से वे सबके चेहरे को टोह रही हैं। सब अम्मा को ताक रहे हैं, न जाने कब किससे क्या कह दें। मथुरा मधुरा की माँ अम्मा की खटिया की पाटी पकड़कर बैठी है। उनका अपना दुख है। भरी जवानी में बेटी विधवा हो गई। भगवान ने इतनी सी उम्र में क्या ना दिखाया बेचारी को। बीमार पति को इलाज के लिए शहर ले जा रही थी। कहने को तो बेटा साथ में था, पर 10 साल की छोटी उम्र, उसका क्या सहारा। बैठने के लिए गाड़ी में सीट भी नहीं मिली थी। वहीं संडास के सामने जमीन में एक और पति को लिटाकर खुद भी बैठ गई। आधा रास्ता भी नहीं पार हुआ था कि पति के प्राण पखेरु उड़ गए। करेजा कड़ा करके मुंह पर चादर ओढ़ा दी। बेटा समझ गया, रोने लगा। मधुरा ने बेटे का मुंह दबा दिया। चुप रहो बेटा, रोओगे तो सब जान जाएंगे कि तुम्हारे पापा मर गए हैं। लाश पुलिस उठा ले जाएगी, चीर फाड़ करेगी। देखो मैं नहीं रो रही हूँ। अगले स्टेशन पर उतर कर गाँव लौट चलेंगे। 10 बरस का बेटा, कितनी समझ उसकी, लेकिन माँ की बात मानकर आंसू पोंछ लिया। दोनों माँ बेटे लाश लेकर घर आ गए। इतनी देर से भीतर ही भीतर आंसू सोखे बैठी थी। मधुरा पर घर पहुंचते ही छाती पीट पीट कर, सिर पटक पटक कर रोई। और क्या, पर क्या होता है रोने से? जाने वाला तो चला ही गया। किस्मत की बात है, जाना मुझे चाहिए था, चला गया दामाद। पता नहीं मेरा कागज भगवान के घर में कहाँ खो गया है, बुलवा ही नहीं आ रहा है। बेटा खोई, दामाद खोई, अभी जी रही हूँ, न जाने अब और क्या देखना बदा है। अम्मा का भाग देखो, बेटी बहू सबका अहिबात अमर है, सबकी कोख हरी है। ये सब अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी किस्मत का फल है। मधुरा की माँ आंचल के कोर से अपनी आंखें पोंछे जा रही हैं। सोना की काकी मधुरा की माँ की बगल में ही बैठी है। सच कहती हो बहन, करम करम की बात है। हमारी पतोहू हमें सेठती तक नहीं। यहाँ देखो तो पतोहू जी जान से सेवा टहल कर रही है। एक माखी तक मुंह पर भिनकने नहीं पाती।
बोलते बोलते सोना की काकी ने अम्मा के ऊपर भिनभिना रही मक्खियों को पंखे से उड़ा दिया। क्या करे कोई, गर्मी के महीने में गांव देहात में मक्खियां बहुत हो जाती हैं। सुनैना सोच रही है शाम को बाजार से मच्छरदानी मंगा लेगी, अम्मा को मक्खियों से कुछ राहत मिल जाएगी। दोपहर उतरने लगी है, अम्मा को नींद आ गई है। गांव की महिलाएं एक एक करके अपने अपने घर जा चुकी हैं। सुनैना कुछ देर अम्मा के पास बैठती है। उसका मन तड़प रहा है। अम्मा की मौत का तमाशा, न डॉक्टर न दवाइयाँ, बस मौत का इंतजार। अम्मा ने कहा गांव पहुंचा दो, सबने झट मान लिया। यह कैसा भाग्य है। इन्हें तो इस समय गहन चिकित्सालय कक्ष में होना चाहिए। डॉक्टरों के बीच, जीवन रक्षक यंत्रों और दवाइयों के बीच मौत को आना है, आएगी, लेकिन इस तरह से गर्मी में छटपटाती तो ना अम्मा। ऊपर से ये गांव की महिलाएं अम्मा का भाग्य सराह रही हैं। सुनैना के दिल में अंधेरा फैलता जा रहा है। रात में लालटेन जलाकर अम्मा के कमरे में रख दी गई। बहुत दिनों के बाद अम्मा के सभी बच्चे इकट्ठा हुए थे। मिलजुल कर हंसते बतियाते सबने भोजन किया। अंत में अम्मा के लिए पानी और दूध लेकर अम्मा की बहुएं तथा सुनैना अम्मा के कमरे में गई। अम्मा को जगाया। अम्मा ने बड़ी धीमी आवाज में पूछा, सब लोग खा लिए? हाँ। क्या बना था? आलू की कचौड़ी और सब्जी। मुझे नहीं खिलाया? झटपटा गई सुनैना। संभल कर बोली, अम्मा तुम ठीक से पानी और जूस तो पी नहीं पाती तो कचौड़ी कैसे खाओगी? लो दूध पियो। अम्मा चुपचाप बेमन से 2-4 घूंट पी ली, दूध पी ली। खटिया के तल से चिपकी अम्मा एक रात और बिता गई। भोर की किरण अभी पूरी तरह फूटी भी ना थी कि गो गो करती अम्मा की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। एक एक करके सब भागे अम्मा के कमरे में। अम्मा उल्टा ब्लाउज पहन रही हैं। कल शाम तक तो ऐसा नहीं था, तो क्या रात में अम्मा ब्लाउज उतार कर फिर से पहनी? हाथ उठाने तक में तो असमर्थ हैं। कैसे उठी होंगी रात में? शायद बहुत गर्मी लगी होगी रात में। लोटे का पानी भी पूरा खाली है। अम्मा ने किसी को आवाज़ क्यों नहीं दी? क्या अम्मा की आवाज़ नींद में पड़े लोगों को सुनाई ही नहीं दी? अम्मा ने कितनी बेचैनी महसूस की होगी। बेटे बहू सहते में हैं। सबको अपने पास देखकर अम्मा कुछ कह रही हैं, पर साफ साफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर सुनने के बाद ऐसा लगा कि शायद अम्मा चाय मांग रही हैं। चाय बनाकर अम्मा के पास लाई गई। उन्हें पिलाने का प्रयास किया जाने लगा। उन्होंने खुद चाय पीने से इनकार कर दिया तथा बेटों को चाय देने का इशारा किया। सुनैना की आंखें भर आईं तो बेटों के चाय के लिए परेशान थी अम्मा। अम्मा के मुंह में भी चाय डाली गई और घूंट भर भी चाय अम्मा ना निगल सकी। सब निकल कर बाहर आ गई। मधुरा की माँ का कहना है कि अब क्यों जोहते हो बाट, मौत एक कदम और नज़दीक आ गई है। उतारो इन्हें खटिया से नीचे, आंगन लिपवा कर वहीं लिटा दो, कुछ धर्म कर्म करवाओ। सुनैना तड़प उठी। आंगन में कितनी गर्म हवा लग रही है, वहाँ तो अम्मा की तबीयत और खराब हो जाएगी। का बिटिया, माया मोह छोड़ो। अब और क्या तबीयत खराब होगी? अब तो जो होना था सो हो चुका। तुम्हारी माँ लक्ष्मी थी, अब चली अपने धाम। अब का गर्म हवा का ठंडी हवा सब बराबर है। कुछ भी बोलती हो काकी, अम्मा अभी जीवित है, जीते जी मार डालोगी उन्हें? ऐसे ही होता है बेटा, झटका लग चुका है, उल्टी सांस शुरू है, बस घंटा 2 घंटा और। इतनी उम्र यही सब देखते सुनते बीती है, आभास लग जाता है बेटा। अपनी बात को वजनदार बनाकर गर्व से चमकती आंखों को घुमाते हुए मधुरा की माँ ने अपनी बात पूरी की। उनके अनुभव का सुनैना पर कितना असर पड़ा यह तो नहीं पता, किंतु सुनैना ने अम्मा को चारपाई से नीचे नहीं उतारने दिया। ऊबड़ खाबड़ जमीन, सिर्फ दरी पर, रत्ती भर मांस शरीर पर नहीं बचा है। किसके सहारे सह पाएंगी अम्मा जमीन का इतना कड़कपन? सूरज की अम्मा को अलग ही चिंता सता रही है। सुनैना की ओर खिसकते हुए उन्होंने बड़े धीरे से पूछा, कुछ लेन देन बता पाई कि नहीं? मतलब? अरे यही कि किसी को कुछ उधार पाती दी हो तो। एक दीर्घ निश्वास ली सुनैना ने। मन में आया कि कह दे, हाँ बताई हैं, तुम्हारा ही नाम बताई हैं कि सूरज की अम्मा को 10,000 रुपया उधार दी हूँ, जो उन्होंने अभी तक नहीं लौटाया।
पर समय की नजाकत समझकर क्रोध को भरसक दबाते हुए चुप रह गई। सुनैना की चुप्पी सूरज की अम्मा को खल गई। चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया, पर कुछ संयत होकर उन्होंने धीरे से अगला प्रश्न पूछ लिया। गहना पाती तो पहले ही सबको बांट दी होंगी क्या? सुनैना का दिमाग झंझना उठा, क्रोध से भर गई वह। यह सब कल ही आपको अम्मा से पूछ लेना चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इंतजार करिए, शायद अम्मा बोलने लग जाएं, तब आप सबसे पहले यही पूछ लीजिएगा। सुनैना के इस अप्रत्याशित जवाब से सूरज की अम्मा को निराशा हुई। वे मुंह बिचकाकर एक कोने में बैठ गईं। सुनैना खुश है, चलो छुट्टी मिली, अब नहीं पूछेंगी कुछ। अम्मा आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटी है। सांस की गति कुछ बढ़ गई है। सांस लेते और छोड़ते समय घर घर की आवाज़ भी आ रही है। बेटे अम्मा को घेरे बैठे हैं। बहुएं रसोई में भोजन बनाने में जुटी हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर अम्मा को भी देख जा रही हैं। गांव की महिलाओं का आना जाना शुरू है। चाचा जी आ गए हैं। उनके सामने सुनैना का कुछ नहीं चल रहा है। आंगन के एक कोने में लीप पोत कर वहाँ एक दरी पर अम्मा को लिटा दिया गया है। बेटे बहू नाती पोते सब बारी बारी से अम्मा को तुलसी दस तथा गंगा जल पिला चुके हैं, पर अम्मा के प्राण न जाने किसके हाथ से गंगा जल पीने के लिए रुके हैं। जैसे ही कोई नाते रिश्तेदार अम्मा के मुंह में गंगा जल डालता, वहां उपस्थित सभी जन बड़ी आतुरता से अम्मा को निहारते हैं कि शायद इस बार अम्मा अंतिम सांस ले लें। अम्मा है कि सांस पर सांस लिए जा रही हैं। गंगा जल काम नहीं कर रहा है। जब अम्मा के गले में गंगा जल उतरता है तो घट करती हुई एक तेज डरावनी आवाज़ अम्मा के गले से निकलकर सुनैना को डरा जाती है। अम्मा को जल गटकने तक में तकलीफ हो रही है। घर का गंगा जल अब समाप्त हो गया है। गांव में कई घर हैं। कई लोग दौड़ पड़ते हैं अपने अपने घर से गंगा जल लाने। पुण्य का काम है। न जाने किसके घर के गंगा जल की आस है अम्मा को। गांव के बच्चे तथा औरतें भी अम्मा को गंगा जल पिला रहे हैं। कौन जाने किसके हाथ से मुक्ति मिल जाए। चाचा की छोटी बहू बड़े शहर से आई है। बड़े घर की बेटी है, पढ़ी लिखी है, पर गांव में हाथ भर घूंघट निकाले अम्मा को पंखी झल रही है। चाचा गदगद हैं। उनका ध्यान अम्मा पर कम, बहू पर अधिक है। घंटा भर से ऊपर हो गया है, पर क्या मजाल की पंखी नीचे रखी हो। गांव में ऐसी सभ्यता वाली बहू अब तो किसी के घर में ना आई। मधुरा की माँ चाचा से सहमत है। ये सब भाग का खेल है। सबके साथ अच्छा किए हो तो भगवान तुम्हारे साथ भी अच्छा कर रहा है। चाचा गर्व से फूल गए। चेहरे पर दिप दिप खुशी झलकने लगी। अम्मा घर घर करती हुई अभी भी लेटी हैं, आंखें बंद हैं उनकी। आंगन के एक कोने में गांव की कुछ औरतों के साथ चाची बैठी हैं। एसो इनारा के पास वाला आम खूब लदा है। अरे पूछो मत, गांव के लड़कियां और आंधी पानी से बच जाए तो समझो बोरों में टूटेगा। अचार तो उसी पेड़ के आम का अच्छा बनता है। इस बार 10-15 किलो खटाई भी उसी पेड़ के आम का छीलने का मन है। बड़ा गुदार आम है, सभी बड़े प्रेम से खाते हैं। अरे सूरज की माँ, भगत की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, बरम बाबा की मार है। जब उठा के पटक दिए हैं तो 2-4 दिन तो ठीक होने में लगेगा ही। उनके ऊपर तो देवी की सवारी रहती है। बरम बाबा कैसे आए? अपने दर्द को रहे घुटनों को हाथ से दबाते हुए चाची ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। अरे क्या कहें भाई, न लवांग में झाड़ फूंक में खिला दिया। बस भगत का लवांग खाना की पटकनी खाकर बेहोश होना। वो तो मुन्ना साथ गया था, उठाकर घर लाया। बस तब से घंटा 2 घंटा पर बरम बाबा की सवारी आ जा रही है। पीपल के नीचे बड़ी पूजा देने को बोले। 2 जोड़ जनेऊ, 4 जोड़ खड़ाऊं सब चढ़ाई, तब कहीं जाकर शांत हुए हैं बरम बाबा। का कहे, जब अपने घर परिवार के लोग ही जड़ काटने पर उतारू हैं तो। जग्गी की घरवाली को पिछली रात बेटा हुआ है। जग्गी की माँ इस अवसर पर उदास बनने की लाख कोशिश कर रही, लेकिन खुशी है कि लर्जते हुए ओठों पर तैरी ही जा रही है।
मधुरा की माँ ने अपनी ओर देखा तो वे किलक उठी। रात भर जागी हूँ बहन, इसीलिए औंघाई लग रही है। सुनी तो होगी, जग्गी की दुल्हन को बेटा हुआ है। हाँ, कल सोहर की आवाज़ तो आ रही थी। किसको पड़ा है बच्चा? एकदम जग्गी की तरह। बस समझ लो जग्गी छोटा होकर फिर से आ गया। चलो अच्छा हुआ, नाती को तेल बुकवा करने का सुख अब तुमको भी मिलेगा। हाँ बहन, तरस गई थी। सब आप लोगन का आशीर्वाद है। बड़ा चंचल निकलेगा बच्चा। रात में पैदा हुआ, सवेरे से आंखें घुमा घुमा कर टुकुर टुकुर ताके जा रहा है। सच बहन बड़ा सुंदर है, एकदम गोर भभूका। अंग्रेज भी शर्मा जाए उसकी गुराई से। अम्मा के गले की आवाज़ अब थोड़ी अधिक तेज हो गई। आंगन, कमरा और गलियारे में बैठे लोग मुंडी उठाकर एकदम सतर्क हो गए हैं। सरला की महतारी चाची से पूछ रही हैं, काम क्रिया तो यहीं से करेंगे या शहर से करने का मन है? का पता, करना तो यहीं से चाहिए, पर कुछ कह नहीं सकते। सहराती हैं सब। अब जब मौत यहाँ होगी तब काम क्रिया शहर से क्यों करेंगे? मधुरा की महतारी धोती को माथे तक खींचते हुए धीरे से बोली, काहे नहीं, दाग वहीं जाकर दे सकते हैं। तुम्हारी तो सगी जेठानी है, तुम्हें तो पता होगा कि कहाँ से करेंगे। मुझसे कौन बताता है? चाची मुंह बिचकाते हुए बोली। वैसे चाची गहरे तनाव में है। दामाद आए हैं, कल बेटी की विदाई है। अगर मरनी करनी कुछ हो गई तो सूतक लग जाएगा। दामाद है कि मान नहीं रहे हैं। कुछ भी हो जाए कल विदा करा के ही जाएंगे। अरे मरनी करनी कुछ भी हो जाए तो लाश उठने के पहले ही बेटी की विदाई कर देना, मधुरा की माँ समझाती हैं। उनकी आंखें अब भीड़ में दामाद जी को खोज रही हैं। जब नहीं दिखे तो पूछ बैठी, वैसे दामाद जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। घर पर ही हैं। यहाँ कहाँ अशुभ में दामाद को ले आती। चाची जहाँ बैठी हैं वहीं टोकनी में सब्जी रखी। अम्मा की बड़ी बहू से चाची परवल और मिर्ची मांगती हैं। घर में और किसी से तो ऐसी हालत में खाया नहीं जाएगा, किंतु दामाद के लिए तो भोजन बनाना ही पड़ेगा। पूरी सब्जी बना दूंगी। सब्जी लेकर चाची अम्मा को पंखा झलती अपनी बहू को इशारा की और धीरे से दोनों वहाँ से उठकर चली गईं। कोई बच्चा अम्मा को फिर गंगाजल पिला रहा है। अम्मा के गले से तेज आवाज़ निकलती है। सुनैना तड़प उठती है। बस करो, अब बंद करो यह नाटक। सुबह से अब तक 1 से 1.5 लीटर तक गंगाजल पिला चुके हो तुम लोग। डिब्बे की तलछटी का यह गंगाजल रेती बालू से भरा हुआ, इस नाजुक अवस्था में इतनी रेती बालू पचा पाएंगी अम्मा? कल मरने की जो आज ही मर जाएंगे। कोई डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाता? चीख कर रह गई सुनैना। बड़ा बेटा डॉक्टर बुलाने दौड़ा। चाचा बड़बड़ाने लगे, 4 आखर पढ़कर क्या लिया? लोग बौरा गए हैं। अब अंतिम बेला में डॉक्टर क्या करेगा भला? अरे चाचा, गौदान करवा दीजिए, बैतरणी उतर जाएंगी, मास्टर रघुनाथ ने चाचा को याद दिलाया। सोच तो मैं बहुत देर से रहा हूँ, लेकिन बछिया गांव में किसके घर है? कहते हैं बछिया का गौदान ज़्यादा फलित होता है। का चाचा भूल गए? पिछले महीने तो अपनी गैया ने बछिया दिया था। अरे अरे हाँ यार। तो फिर तुम बेचोगे अपनी बछिया? बेचने का क्या चाचा, मुझसे खरीद कर पंडित को दान कर दो, मैं पंडित से फिर खरीद लूँगा। गऊ दान भी हो जाएगा, बछिया का खूंटा भी नहीं सुना होगा। कहा तो ठीक रहे हो। कितने में बेचोगे? अब मोल भाव का समय थोड़े ही है चाचा। काकी का प्राण अटका है। दे देना 1000 रुपये, अधिक क्या बोलूं? चाचा के नज़दीक आकर सिर खुजाते हुए रघुनाथ धीरे से बोले, 1000 रुपये? धर्म कर्म का काम है रघुनाथ, बछिया का सही दाम लगाने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझे 1000 में बेचोगे, फिर पंडित जी से 100 रुपये में खरीद लोगे। 900 रुपये टेंट में दबाने का इरादा है? धीरे बोलो चाचा, ये सब सहराती अमीर लोग, थोड़ा हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। आपके जेब से तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ। हमको तुमको तो यहीं रहना है गांव में। समझ गया, जाओ बछिया खोल कर ले आओ। बछिया दरवाजे पर आ गई। अम चाचा अम्मा के बड़े बेटे से मास्टर रघुनाथ के 1000 रुपये दिलवा दिए।
घंटा डेढ़ घंटा और बीता। अम्मा की सांसों की आवाज़ और गति दोनों धीमे होने लगी। अब तक डॉक्टर भी आ गया। नाड़ी देखकर आँख की पुतलियाँ खोलकर जांच किया और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। औरतें रोने चिल्लाने लगी। अम्मा को बाहर लिटा दिया गया। बाहर अम्मा की चारपाई से कुछ दूरी पर 2-4 कुर्सियाँ लगी हैं। एक खटिया भी बिछी है जिस पर अम्मा के बेटे, चाचा तथा गांव के अन्य लोग बैठे हैं। चाचा ने जुबान खोली, अच्छा हुआ कि इस बार पेड़ पर कटहल खूब लदा है। कोहड़ा राम बरन के घर से आ जाएगा। तेरही में कटहल और कोहड़ा की सब्जी कर दिया जाएगा। गेहूं तो 4 बोरा लग ही जाएगा पूड़ी कचौड़ी बनाने में। शाम गहराने लगी है। मौत का साया पूरे घर में साए साए कर भन्ना रहा है। सुनैना कमरे की खिड़की के बाहर चुपचाप लेटी अम्मा को निहार रही है। दिन भर अपनी एक एक सांस के साथ लड़ती अम्मा अब एकदम खामोश है। पता नहीं लड़ाई जीत कर या हार कर। तो दोस्तों, ये रही कहानी अपनों के बीच। तो आप सबको यह कहानी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।